हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपके लिए 10 हिंदी के मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूं क्रमशः, और इन मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, अर्थात हल कराऊंगा। चाहे 20 प्रश्न हो ओएमआर वाले, चाहे वर्णनात्मक प्रश्न हो। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पर जो ओएमआर वाले प्रश्न पूछे गए हैं, इनका आंसर मैं आपको बताऊंगा ओएमआर सीट में भरने के तरीके को, यानी भरने का तरीका क्या है, इस मॉडल पेपर के द्वारा बताऊंगा। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कैसे क्या लिखा जाएगा, ताकि आप हिंदी विषय में पूरे नंबर पा सको, यानी 70 में 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं, इस ट्रिक को अपनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यह हिंदी विषय का पहला मॉडल पेपर है, और इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मॉडल पेपर में बताए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेना। तो हिंदी विषय का मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, जहां आप देखोगे 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को। वैसे तो प्रत्येक पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। और यहां पर निर्देश दिए गए हैं, चलिए इनको भी पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपको आता है पहले उसे ही करिएगा। फिर पेपर आप देखेंगे तो खंड आ और खंड बा में विभाजित देखने को मिलेगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ओएमआर सीट में आंसर भरने का तरीका भी बताऊंगा, सही क्या है गलत क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर कैसे लिखना है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि आप सारी चीजें सीख सकें। यहां पर खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, पूर्णांक है 20 अंकों का। आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपनी नोट्स पर लिख लेना, तैयार कर लेना, यानी ये जो 20 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। का लिखा है, खा लिखा है, गा और घा लिखा है। ओएमआर सीट में आपको यहां पर क्या करना होगा, कक्षा, दिनांक, जिला कोड, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, नाम, यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या, ये सब चीजें आपको भरी हुई देखने को मिलेंगी बोर्ड परीक्षा में। आप यहां से भरेंगे आंसर। यहां पर आपको क्या करना होगा, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर। तो पहला अक्षर क्या है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे इस मॉडल पेपर में ये जो ब्रैकेट में लिखा है एजेड, ए है पहला अक्षर, जेड है दूसरा अक्षर। चलिए यहां पर भी आपको फिल कर देना है इस तरीके से, जो भी लिखा होगा उसे आपको भरना है। फिर ए भरा है तो यहां पर ए वाले गोले को आप लोग काले पेन से काला कर दीजिएगा इस तरह से। जेड है तो जहां पर भी जेड आपको देखने को मिले वहां पर आप काला कर देंगे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे जेड लिखा हुआ है तो इसको काला कर दिया जाएगा। अब यहां पर जो प्रश्न
दिया गया है, यहाँ से आपको आंसर फिल करना है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर फिल करना है। पूरी OMR शीट कैसे भरना है आप कमेंट करोगे तो मैं आंसर यानी इसको भरने का तरीका बता दूंगा। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता हैं, तो यहाँ पर A, B, C और D इस तरह से लिखा है। तो का अर्थ है A और खा का अर्थ है B, गा का अर्थ है C और घा का अर्थ है D। अब यहाँ पर प्रश्न में आंसर कौन सा है? अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, तो यहाँ पर 1 के आगे A, B, C और D है। तो इस तरह से D वाले गोले को आपको अच्छे से काला करना है, यानी जो भी विकल्प सही होगा आपको अच्छे से काला कर देना है उसी गोले को। यहाँ पर निर्देश भी दिया होगा किस तरीके से आप गोला काला करें। गलत तरीका ये सब है और सही तरीका ये है। तो आप लोग अच्छे से OMR शीट के दिए गए निर्देशों को भी पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर होगा विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध के समान है। अब यहाँ पर पहला विकल्प सही है, तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले के सामने यहाँ पर A वाला गोला आपको काला कर देना है क्योंकि पहला विकल्प सही है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है सबसे भयानक ज्वर होता है। तो आप सभी जानते हैं जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित मित्रता निबंध को पढ़ोगे तो लिखा होगा कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तीसरे वाले प्रश्न का गा वाला यानी सी वाला विकल्प सही है, तो यहाँ पर तीसरे का सी वाला गोला मैंने काला कर दिया। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस प्रश्न में जो भी आंसर सही होगा उसी के अनुसार आप गोला काला करेंगे। अगला प्रश्न संख्या 4 है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो चंद्रगुप्त जो रचना है यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। चौथे वाले प्रश्न में भी कौन सा सही है? गा वाला सही है यानी तीसरा सही है, इसलिए यहाँ पर तीसरे वाले यानी सी वाले गोले को अच्छे से काला कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 5 है मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर भी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 5 का भी सी वाला गोला काला कर दिया है मैंने क्योंकि सी वाला सही है। अगला प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा विकल्प सही है इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा डिंगल। तो यहाँ पर है दूसरे नंबर पर। तो 6 का बी वाला ऑप्शन काला कर दिया है क्योंकि दूसरा वाला गोला क्या है सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 भक्ति काल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से विनय पत्रिका जो कि है भक्ति काल की रचना, यानी 7 का भी कौन सा विकल्प सही है? बी वाला ही गोला काला करेंगे क्योंकि बी वाला गोला काला है यहाँ पर, यानी बी वाला जो है सही है। अगला प्रश्न संख्या 8 है तार सप्तक काव्य के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक काव्य के संपादक हैं अज्ञेय जी, यानी इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका सही विकल्प कौन सा है? 8 का गा यानी सी वाला विकल्प काला कर दिया जाएगा क्योंकि तीसरा वाला सही है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 9 है वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? तो यहाँ पर उत्तर होगा कवितावली से, यानी 9 का चौथा वाला सही है। तो आपको चौथा यानी यहाँ पर मैं कौन सा गोला काला करूंगा? 9 के आगे डी वाला गोला काला करूंगा क्योंकि चौथा सही है। और इसके बाद प्रश्न है 10। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। गोला काला करते समय ध्यान रहे आप गलती से भी इधर उधर पेन नहीं चलाएंगे, ना तो कहीं आप अपना यहाँ पर नाम या किसी तरह का टिक लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, जो भी आता है उसी का सही आंसर फिल करिए, गोला काला करिएगा।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी किस काव्य शैली से हैं या बिहारी की काव्य शैली क्या है? तो यहाँ पर उत्तर होगा मुक्तक काव्य शैली। यानी 10 का कौन सा सही है? 10 का सही है बी वाला। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? 10 का सही है बी वाला। और आपको इसी तरह से गोला काला कर देना है। प्रश्न संख्या 11 है, हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उछाह में, शीश पर गंगा हंसें भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। मेरे प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर है हास्य रस। और विकल्प कौन सा सही है? चौथा। तो 11 का चौथा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, डी वाला गोला काला करूंगा मैं, क्योंकि चौथा विकल्प क्या है? सही है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 12 है, कोटि कुली से सम बचन तुम्हारा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति में है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। यहाँ पर है गा वाला जो है गलत है, यहाँ पर खा वाला सही है। तो 12 का कौन सा सही होगा? खा, यानी ए के बाद बी वाला गोला आपको काला कर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे प्रश्न संख्या 13 है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उस छंद को कहा जाता है सममात्रिक छंद। क्या? या सम छंद कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प सही है गा वाला, यानी 13 का कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 है, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अनंत शब्द में अन उपसर्ग है, यानी 14 का कौन सा सही है? ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व पद संख्यावाची होता है, किसमें पहला पद संख्यावाची होता है? तो यहाँ पर द्विगु समास में पूर्व यानी पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, यानी गिनती बताने वाला होता है। तो 15 का कौन सा सही है? 15 का बी वाला गोला काला किया जाएगा, क्योंकि बी वाला जो है सही है। और आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ओएमआर भरेंगे अच्छे से भरिएगा, कहीं भी किसी हालत में काटपेट या व्हाइटनर आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 16वें नंबर का प्रश्न है, शिकारी का बाण हिरन को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पर बाण जो है रेखांकित है और इसका पर्यायवाची होता है सर। तो यहाँ पर 16 का कौन सा सही है? 16 का ए वाला पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 17 है, यहाँ पर युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर त्वय हो जाएगा, यानी 17 का यहाँ पर कौन सा सही है मेरे प्यारे बच्चों? सी वाला गोला आपको काला कर देना है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18 है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही कौन सा है? मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी 18 का डी वाला गोला काला कर दिया जाएगा इस मॉडल पेपर के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। और वो क्या चीज है? प्रश्न संख्या 19 आप लोग ध्यान देंगे, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे भाववाच्य। तो 19 का पहला सही है, इसलिए यहाँ पर ए वाला गोला आपको काला कर देना है, क्योंकि पहला वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तमस्मय तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थी एक वचन का। कौन सा सही है विकल्प?
पहला वाला सही है, इसलिए यहाँ पर ए वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो भी प्रश्न आप पढ़ोगे, 20 प्रश्न पढ़ोगे, आपको OMR शीट वाले मिलेंगे और जिसमें जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको OMR शीट भर देना है। इसको पूरी तरह से कैसे भरना है यदि आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगा। अब बारी आती है खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और यहाँ पर 2 गद्यांश पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो दूसरा यानी अथवा में गद्यांश है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है और इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी पर क्या हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। कौन सी हेडिंग आपको डालना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या। इस तरह से हेडिंग डालिएगा और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लाइन खींच देंगे स्केच से। इधर किसी भी तरह की लाइन नहीं खींचना है, इधर आपको लाइन खींच देना है स्केच से। स्केल के साथ आप काले स्केल से यानी काले स्केच से आप लाइन खींच देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डाल दिया है मैंने, जो भी होगा आप लोग यहाँ पर डाल देना। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर 1 है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, 1 अथवा, इस तरीके से। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं नंबर, और जिस भी गद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख देना। जैसे ईर्ष्या की बड़ी बेटी, यहाँ पर ईर्ष्या की बड़ी बेटी यहाँ पर पहला यानी शुरुआत के शब्द हैं, और बैठा दिया जाऊंगा ये लास्ट के शब्द हैं, तो यहाँ पर दिया जाऊंगा मैंने लिखा है। काले पेन से लिखा है, आप लोग ध्यान रहे, जिस पेन से मैं आपको बताऊंगा आप उसी पेन से लिखिएगा। काले पेन से हेडिंग डाल देना संदर्भ। अब संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखोगे, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। में संकलित ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और लेखक का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। बिल्कुल सही तरीका है संदर्भ लिखने का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गद्यांश में पूरा गद्यांश रेखांकित है इस तरीके से। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिएगा। तो दिनकर जी का मत है कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। इसकी व्याख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु यानी ईर्ष्यालु होते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्यालु स्वभाव होता है, वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। यदि किसी के प्रति किसी भी व्यक्ति में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई तो उसकी बुराई करने में वह कसर नहीं छोड़ेगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश में लिखा हुआ है, दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्र की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उसे या उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो पूरे इस गद्यांश की व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, दिनकर जी का मत है कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। वह चाहता है कि अन्य लोग भी इस व्यक्ति की बुराई करें। उसे निंदा करने का उद्देश्य या उसका निंदा करने का उद्देश्य यह होता है कि वह दूसरे लोगों की दृष्टि में गिर जाए, यानी जिसकी वह जो है बुराई कर रहा है वह व्यक्ति दूसरों की दृष्टि में गिर जाए
और अथवा समाज के लोगों की नजरों में गिर जाए तो उसके द्वारा किए गए रिक्त स्थान और उच्च स्थान पर वह बिना परिश्रम के अधिकार कर लेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न गद्यांश का पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा यह सोच कर करता है कि जब निंदित व्यक्ति समाज की नजरों में गिर जाएगा तब उसके स्थान पर वह स्वयं विराजमान हो जाएगा। तो इस तरह से आप गद्यांश आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला यहाँ पर जो पद्यांश है इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दोए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जिस भी पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं उस पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या डाल देने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को मैंने लिख दिया और पद्यांश के अंतिम के शब्दों को भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, संदर्भ आप हेडिंग डाल दीजिएगा, क्योंकि संदर्भ भी लिखना होता है, क्योंकि प्रश्न में आया है यहाँ पर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्यखंड आप काले पेन से लिखिएगा, फिर में संकलित वन पथ पर, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो रचनाकार का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश जो भी है इस मॉडल पेपर में दिए गए पद्यांश में, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दोए झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवें। तो इसकी व्याख्या आपको करना है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर खा डाल देंगे क्योंकि दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर आप लिख रहे हो। फिर इसके बाद यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, पुर से कौन निकली? तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा उत्तर है, पुर से राम की प्रिया पत्नी सीता जी निकली। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पर प्रश्न संख्या बदला होगा, कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न संख्या यही हो। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर जो संस्कृत का गद्यांश है इसका आपको मैं हिंदी सहित अनुवाद बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखा जाता है प्रश्नोत्तर संख्या डाल देने के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ पर क्या है 3 है तो यहाँ पर 3। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या होगा आप काले पेन से डाल देंगे, लाइन खींच देंगे। फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को काले पेन से इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद संदर्भ हेडिंग, तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, के अंतर्गत वाराणसी, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे, हिंदी अनुवाद। अब हिंदी अनुवाद क्या होगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे यहाँ पर गद्यांश में लिखा है, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य
संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासृतः। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद है कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। आगे यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद? कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद और इसे आप तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि यह गद्यांश कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। अथवा यहाँ पर अथवा में भी गद्यांश है, लेकिन इसको आप नहीं करेंगे क्योंकि एक ही गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश है संस्कृत खंड का पहला और दूसरा। तो दूसरा है यहाँ पर अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता चा योजनात् सह पंडितः। तो इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख लेना। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा डालने के बाद यहाँ पर यदि 4 का कर रहे हैं तो 4, जो भी संख्या होगी आप यहाँ पर संख्या अच्छे से डालिएगा। फिर यहाँ पर शुरुआत के शब्दों को लिखा है अपदो दूरगामी और अंतिम के शब्द क्या हैं? सह पंडिता। इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ, और संदर्भ लिखने का तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणः पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा, नामक पाठ से उद्धृत है। इसके बाद हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डाल देंगे। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा? अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः। अर्थात उसके पैर नहीं हैं किंतु दूर चला जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है। अथवा इसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानात सह पंडिता। अर्थात उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, इसे जो जानता है वही क्या है? पंडित है। तो ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। बिल्कुल ऐसे ही आप लिखिएगा, क्योंकि यह जो यहाँ पर श्लोक है इतनी बार बोर्ड परीक्षाओं में आता है, यानी कई बार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर आप लाइन जरूर खींच देंगे काले पेन से, इधर आप लाइन खींचे या ना खींचे। तो जितना मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप काले पेन से, क्या आप नीले पेन से लिखोगे, सारी चीजें यदि आप अपने माइंड में रखते हैं, ध्यान रखते हैं और इसी तरह से करते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आपको क्या करना है? उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, यानी आप किस जिले से हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न अगला प्रश्न संख्या 6 है इस मॉडल पेपर में। दिए गए 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे 3 लेखकों का नाम है, कवियों का नहीं है, लेखकों का नाम है। यहाँ पर जय शंकर प्रसाद का मैं आपको जीवन परिचय लिखने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या
इस मॉडल पेपर के अनुसार 6 का यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 6 का यहाँ पर भी लिख दिया है और दूसरे नंबर पर है इसलिए 2 नंबर डाल दिया है। फिर काले पेन से हेडिंग डाल दी है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय हेडिंग डाल दी है काले पेन से। अब क्या लिखना है जीवन परिचय में? इनका जीवन परिचय इतना आसान है कि आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी। अब काशी मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेम ऐसे ही लिखिएगा, आपके ये भी 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या होगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। ये सब चीजें काले पेन से लिखी हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त कर ली। और बहुत ही जरूरी बात, इधर आप मुख्य बिंदुओं को जरूर लिख देना। जैसे जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 को। जन्म स्थान क्या था? काशी। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू। शिक्षा इन्होंने 8वीं तक प्राप्त की। रचनाएं इनकी प्रमुख कौन कौन सी? चंद्रगुप्त, एक घूट, कंकाल आदि। मृत्यु कब हो गई इनकी? 15 नवंबर 1937। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप इस किनारे लिख देंगे ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएं। और मेरे प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। अब इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? आंसू है, कामायनी है, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में किसी एक रचना का ही नाम लिखना है। इसके बाद 6 खा प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यह प्रश्न है 5 नंबर का। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किसका जीवन परिचय। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे आपको लिखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर इस मॉडल पेपर के अनुसार 6 खा मैंने डाल दिया यहाँ पर। फिर दूसरे नंबर पर है तो 2 नंबर यहाँ पर डाल दिया। फिर तुलसीदास और यहाँ पर 6 खा डाल दिया। फिर इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल दी। और सबसे जरूरी बात जो मुख्य बिंदु हैं इसे आप इस साइड में कॉपी पर लिखिएगा। जैसे जन्म कब हुआ तुलसीदास जी का? सन 1532 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। माता का क्या नाम था? हुलसी। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और तुलसीदास जी की भक्ति भावना कैसी थी? राम भक्ति थी। रचनाएं इनकी प्रमुख हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। और इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1623 में। तो मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय आप हेडिंग डाल देंगे काले पेन से। फिर क्या किस तरीके से लिखा जाएगा? बिल्कुल आसान शब्दों में है, आप 2 मिनट में याद कर लोगे इनका जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने काले पेन से लिखा है आप भी काले पेन से लिखिएगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव है, यानी सोरो नामक स्थान है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे
और माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, काले पेन से लिखिएगा। माता का नाम हुलसी था। जब भी आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे, जो बिंदु मैंने काले पेन से लिखा है आप भी काले पेन से ही लिखिएगा। बिल्कुल आसान है जीवन परिचय। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन, आप लोग ध्यान देंगे, काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 में हो गई। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 7 है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 यहाँ पर हेडिंग डाल दी और वही श्लोक लिखा जाएगा जो पेपर में ना आया हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, अपदो दूरगामी, ये तो श्लोक पूछा गया है। और यहाँ पर किमचिद गुरुतरम, यहाँ पर भूमि, यह भी श्लोक है। और पूछा कौन सा नहीं गया है पेपर में? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे प्रश्न अगला है 8वें नंबर का। निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। जैसे छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। किसी एक विषय पर प्रार्थना पत्र लिखना है, 4 नंबर मिलेंगे। तो छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाएगा, चलिए मैं आपको बता दूं। प्रश्नोत्तर संख्या 8 इस तरीके से डाल दिया जाएगा और बिल्कुल सेम इसी तरह से आप लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, विद्यालय का नाम आप अपने भी यहाँ पर लिख सकते हो। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि, यहाँ आप ध्यान देंगे जो जैसे लिखा है सेम इसी तरह से लिखा जाएगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं A का छात्र हूँ। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूँ। कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई ना छूट जाए, अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। यदि मैं अर्थाभाव में ना पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। और बालिकाएं यहाँ पर क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पर का खागा, आपका अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। कक्षा 10A इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे मॉडल पेपर का अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। 4 प्रश्न यहाँ पर आए हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर और तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। प्रश्नोत्तर संख्या 9 इस तरह से आप काले पेन से हेडिंग डाल देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? वाराणसी कस्या भाषायाः
केंद्रम अस्ति। उत्तर होगा वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा, पदेन बिना किम दूरम याति। उत्तर होगा पदेन बिना पत्रम दूरम याति। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना। फिर जिस भी प्रश्न का उत्तर लिखिएगा या जिस भी प्रश्न संख्या में होगा आप यहाँ पर वही प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 10 मैंने डाल दिया है। तीसरा निबंध है इसलिए 3 नंबर डाल दिया। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान हेडिंग डाल दी निबंध का नाम। फिर रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है प्रस्तावना, फिर जो भी हेडिंग होंगी वो लिखना है, फिर उनके बारे में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल पेपर को सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व करके बताया है। OMR वाले 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है और जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनको भी पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा मेहनत लगी है इस पेपर को सॉल्व करते समय, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो शेयर कर दें। और साथ ही मैंने यहाँ आपको हिंदी का पहला मॉडल पेपर दिया है, इसी तरह से मैं आपको कुल 10 मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप हिंदी विषय में 70 में 70 अंक पूरा पक्का कर लोगे, ये मेरा वादा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। जय हिंद।